पार्ट 5 धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। जो कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी है उसको कौन कौन से जो कारक हैं वो उस पर इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे। चौथे पार्ट की अगर हम बात करें, आयन विनिमय जो चैप्टर चल रहा था अपना, चौथे पार्ट की अगर हम बात करें तो चौथे पार्ट में हमने पढ़ा था, जो चौथा पार्ट था, चौथे पार्ट में हमने पढ़ा था धनायन विनिमय क्षमता के बारे में, जो कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी थी, सीईसी बोलते हैं शॉर्ट में, उसके बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे धनायन विनिमय जो क्षमता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला आता है मृदा कणाकार, कि भाई मृदा के जो कण हैं उनके आकार की बात करें। दूसरा जो कारक आता है वो आता है क्ले की मात्रा एवं प्रकार। जो क्ले होती है, मृतिका बोलते हैं, क्ले की मात्रा एवं प्रकार। तीसरा जो कारक पढ़ेंगे हम वो होगा मृदा पीएच। पीएच किस प्रकार से जो धनायन विनिमय क्षमता होती है, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी होती है, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। और जो चौथा पॉइंट पढ़ेंगे वो आएगा हमारे पास में कार्बनिक पदार्थ। इन पॉइंट्स के बारे में, जो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये मृदा की धनायन विनिमय जो क्षमता है, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी है, उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1 मृदा कणाकार के बारे में। मृदा कणाकार की अगर हम बात करें तो महीन जो कणाकार वाली मृदा होती है, जिनके बहुत ही बारीक कणों वाली जो मृदा होती है, उस मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता है, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी है, वो मोटे कणों वाली मृदा की धनायन विनिमय क्षमता से क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि जितनी ज़्यादा बारीक मृदा होगी, जितने ज़्यादा बारीक मृदा के कण होंगे, उसकी धनायन विनिमय क्षमता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। और जितनी मृदा के कण मोटे होंगे उसकी धनायन विनिमय क्षमता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बलुई दोमट मृदा है, उसकी कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी की बात करें तो उसकी कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी होती है 5 से 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और जो मटियार दोमट मृदा होती है, मटियार दोमट मृदा की जो कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी होती है वो 15 से 20 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े हमने, बलुई दोमट मृदा, इसकी जो सीईसी है, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी कितनी है, 5 से 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। सेंटीमोल में मापा जाता है किसको, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी को। दूसरा एग्जाम्पल मटियार दोमट मृदा है, मटियार दोमट मृदा की जो सीईसी है, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी, शॉर्ट में हिंदी में क्या बोलते हैं, धनायन विनिमय क्षमता, वो कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। तो अंतर समझ में आ गया दोनों के बारे में। पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई मृदा के जो कणों का आकार है वो भी धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित
करता है। दूसरा आता है हमारे पास में पॉइंट, क्ले की मात्रा एवं प्रकार। क्ले किसको बोलते हैं? मृत्तिका को बोलते हैं। मृत्तिका के बारे में हमने पाठ तीसरे में पढ़ा था, मृदा कोलोइड्स के अंतर्गत सिलिकेट मृत्तिका पढ़ी थी। 3 प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से? मांटमोरिलोनाइट, केओलिनाइट और इलाइट या हाइड्रस माइका। तीसरे पाठ में पढ़े थे मृदा कोलॉइड में। क्ले की जो मात्रा है, क्ले के ऊपर ऋणावेश पाया जाता है। ऋणावेश पाया जाएगा तो धनावेशों को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। धनायन विनिमय क्षमता बढ़ने की आशंका है, यानी कि संभावना होती है अधिकतम। तो जिस मृदा में जितनी अधिक क्ले की मात्रा पाई जाएगी, उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। तो मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता किस पर निर्भर कर रही है? जो मृत्तिका है उसकी मात्रा एवं प्रकार पर भी निर्भर कर रही है कि जिस मृदा में मृत्तिका की मात्रा अधिक पाई जाएगी, उसकी धनायन विनिमय क्षमता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। अब इनमें से जो सबसे शक्तिशाली था, मांटमोरिलोनाइट जो मृदा है, क्ले है, जिस भी मृदा में पाई जाएगी उसकी जो CEC है, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी है, वो उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। किनकी तुलना में? केओलिनाइट और इलाइट या हाइड्रस माइका की तुलना में। इनकी धनायन विनिमय, दो केओलिनाइट और हाइड्रस माइका है, इनकी धनायन विनिमय क्षमता मांटमोरिलोनाइट की तुलना में क्या होती है? कम होती है। और जो मांटमोरिलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता वो क्या होती है? अधिक होती है। जिस मृदा में एक मांटमोरिलोनाइट समूह पाया जाएगा, उसकी धनायन विनिमय क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया, क्ले की मात्रा एवं प्रकार, यानी कि जिस मृदा में क्ले की मात्रा अधिक होगी, उसकी कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारे पास में तीसरा, मृदा पीएच। मृदा पीएच की अगर हम बात करें तो क्षारीय मृदाओं की धनायन विनिमय जो क्षमता होती है, वो अम्लीय मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता से क्या होती है? अधिक होती है। तो जैसे जैसे पीएच का मान इंक्रीज होता है, भाई 7 से कम होता है पीएच का मान, तो अम्लीय मृदाएं 7 पर उदासीन हो जाती हैं। उसके बाद में जैसे ही 7 से अधिक पीएच बढ़ेगा, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी? यानी धनायनों की मात्रा बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी। क्षारीयता बढ़ेगी तो उस मृदा की धनायन विनिमय जो क्षमता है वो क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। तो जैसे जैसे मृदा में पीएच का मान बढ़ता है, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी में क्या होती है? वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट आता है हमारे पास में कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस पढ़ा था, ह्यूमस ऋणावेश पाया जाता है। और सर्वाधिक जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो किसकी होती है? ह्यूमस की होती है। कितनी होती है हमने पढ़ा था इसकी, मतलब 200 एवरेज की अगर हम बात करें, औसत की अगर हम बात करें तो औसत कितना था? 200। और वैसे अगर हम बात करें, इसका जो औसत मान था 200 था। और रेंज की अगर हम बात करें, रेंज पढ़ा था हमने सारणी बना करके 100 से 300। तो ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता है, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी कितनी होती है? 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। या फिर रेंज की अगर हम बात करें 100 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। किसकी? ह्यूमस की। तो सर्वाधिक जो धनायन विनिमय क्षमता होगी किसकी पाई जाएगी? कार्बनिक पदार्थ की पाई जाती है। तो 4 कारक पढ़े हमने धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले। 4 कारक समझ में आए होंगे। कौन कौन से कारक थे? मृदा कण,
धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करते हैं। कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी, इस पर इफेक्ट डालते हैं। क्ले की मात्रा भी प्रभावित करती है CEC को। मृदा का pH भी प्रभावित करता है और कार्बनिक पदार्थ भी प्रभावित करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास में, धनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, धनायन विनिमय तथा पौधों के पोषण के बारे में। जिन विद्यार्थियों ने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे दी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जस्ट टाइटल के सामने, उस पर क्लिक करके इस तरीके की कैप बनी हुई है, इस पर क्लिक करके आप जो पीछे के पार्ट हैं उनको देख सकते हैं। या फिर ऊपर वीडियो में यहाँ पे आई बटन दिखाई देगा, उस आई बटन पे इस तरीके से इस पर क्लिक करके जो वीडियो के जो पीछे वाले पार्ट है उनको देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास में, धनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण। चलिए, धनायन विनिमय तथा पौधों के पोषण की अगर हम बात करें तो जो अधिशोषित धनायन है, यानी कि मृतिका के कणों पर जो धनायन अधिशोषित हैं, जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, उनका जो विनिमय है पौधों और सूक्ष्म जीवों के मध्य में क्या होता है, आसानी से हो जाता है। यानी कि अधिशोषित धनायन है, ये पौधे और सूक्ष्म जीवों को आसानी से क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ये एक ऐसी क्रिया विधि है जो अधिशोषित धनायनों की जो प्राप्यता है उसको क्या कर देती है, आसान कर देती है। जो धनायन विनिमय की जो क्रिया विधि है इसके द्वारा क्या होता है, जो धनायन अधिशोषित हैं उनको सूक्ष्म जीवों को और पौधों को जो प्राप्यता है इनकी आसानी से क्या हो जाते हैं, ये प्राप्त हो जाते हैं। और इस संबंध की अगर हम बात करें कि भाई ये संबंध किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये मुख्यतः दो प्रकार से कार्य करता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं, उन कारकों की अगर हम बात करें तो पहले जो धनायन विनिमय की जो क्रिया विधि है, जो विनिमय है, विनिमय दो संबंधों में कार्य करता है, दो प्रकार के प्रकरणों में कार्य करता है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले क्या करता है, पोषक तत्वों को क्या करता है, स्वतंत्र करता है। पोषक तत्वों को क्या करेगा, ये पोषक तत्वों को मुक्त करता है। पोषक तत्वों को मुक्त करेगा तो ये जो पोषक तत्व है या तो क्या चले जाएंगे, जो मूल रोम है यानी कि जड़ें हैं उनके संपर्क में जाएंगे, या फिर विलयन में चले जाएंगे, या फिर किसके पास में जाएंगे, सूक्ष्म जीव जो पाए जा रहे हैं मृदा के अंदर उनके संपर्क में आते हैं। तो या तो ये मूल रोमों के द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे, या फिर दूसरा विलयन है तो विलयन में चले जाएंगे, या फिर तीसरा क्या है, जो सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं सूक्ष्म जीवों की सतह पर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित कर लिए जाएंगे, या उनके द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे। अन्यथा यदि उनके संपर्क में नहीं आ पाते हैं तो ये जल निकास के द्वारा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो पहला जो फैक्टर था, क्या पहला फैक्टर समझ में आया होगा, पोषक जो विनिमय है, विनिमय धनायन विनिमय की अगर हम बात करें कि धनायन विनिमय किस प्रकार से हो रहा है, पौधों में पोषण किस प्रकार से मिल रहा है, तो जो आयन थे वो क्या हो रहे हैं, दो संबंधों में कार्य हो रहा है। पोषक तत्व मुक्त हुए, पोषक तत्व मुक्त होने के बाद क्या हो गए, ये विलयन में चले गए। विलयन में चले जाने के बाद में ये मूल रोमों के या फिर सूक्ष्म जीवों के क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं, जहां से इनका क्या कर लिया जाता है, शोषण कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। और यदि इनके संपर्क में ये नहीं आते हैं तो ये जल निकास के द्वारा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये तो हो गई नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो भाई क्या हो, मूल रोम है यानी कि जो जड़ें हैं, दूसरा सूक्ष्म जीव है।
ये क्या हो, कोलाइडी जो विलयन है उसके क्या रहे, निकट संपर्क में रहे। जो मृदा कोलोइड्स पाया जा रहा है उस मृदा कोलोइड्स के संपर्क में क्या रहे, जड़ें भी संपर्क में रहें और सूक्ष्म जीव भी संपर्क में रहें। तो क्या होगा, इन दोनों का इन तीनों का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट सीधे तरीके से क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा। अब विनिमय होगा किन किन के मध्य में, मूल रोम है, कोलोइडी सॉल्यूशन है जिसमें धनायन पाए जा रहे हैं और सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो धनायन उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि जो एचायन उत्पन्न हो रहे हैं, वो एचायन या तो किसके पास में जाएंगे, मूल रोमों के पास में जाएंगे, यानी कि जड़ों के पास में जाएंगे, या फिर सूक्ष्म जीवों के पास में जाएंगे। डायरेक्ट कनेक्शन हो रखा है, कोलोइडी विलयन के संपर्क में आ रहे हैं। तो जो भी एचायंस वगैरह या फिर धनायन उत्पन्न हो रहे हैं ये क्या होंगे, डायरेक्ट संपर्क में आएंगे। तो इस प्रक्रम के द्वारा जो एचायंस उत्पन्न हो रहे हैं या धनायन है, इनका नष्ट होने का खतरा नहीं रहता है। ये डायरेक्ट ही पौधों के द्वारा, पौधों या सूक्ष्म जीवों के द्वारा या मूल रोमों के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, प्राप्त कर लिए जाते हैं। इनके नष्ट होने का खतरा नहीं रहता है। तो धनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण समझ में आया होगा, दोनों फैक्टर समझ में आ गए। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे धनायन विनिमय से पौधों को जो पोषक तत्व हैं उनकी प्राप्यता किन किन बातों पर निर्भर करती है, उनकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में धनायन विनिमय से जो पौधे हैं, पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता किन किन बातों पर निर्भर करती है। उन बातों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है धनायन संतृप्ति। धनायन विनिमय क्षमता या धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता, धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता वे किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, निम्न बातों पर निर्भर करती है। इसी के अंतर्गत चल रहा है, पोषण के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहली बात की अगर हम बात करें तो पहला आता है धनायन संतृप्ति। जो दूसरी बात आती है वो आती है संगुणित आयनों का प्रभाव। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कोलाइड के प्रकार। इनके बारे में हम बात करेंगे। जो धनायन विनिमय है, पौधों के जो पोषक तत्वों की जो प्राप्यता है, तीन बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास में धनायन संतृप्ति। चलिए, धनायन संतृप्ति की अगर हम बात करें, धनायन संतृप्ति है तो मृदा में जो पोषक तत्वों से मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता का जो अनुपात है, इसका जो प्राप्यता है, पोषक तत्वों की प्राप्यता है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो मृदा में यदि कैल्शियम संतृप्तता अधिक है, यानी कि मृदा के अंदर यदि कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जा रही है तो इसका जो विस्थापन होगा, आयनों का जो एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा, वो तुलनात्मक आसान होगा और बहुत ही शीघ्रता के साथ होगा। तो पहला पॉइंट समझ में आया होगा। धनायन जो संतृप्ति है, धनायन संतृप्ति की बात करें तो विशेष पोषक तत्व है, मृदा की धनायन विनिमय जो क्षमता है उसका अनुपात मुख्य रूप से योगदान करता है, उल्लेखनीय योगदान होता है। जैसे यदि मृदा की कैल्शियम संतृप्तता अधिक है तो उसका जो विस्थापन है वो तुलनात्मक रूप से बहुत ही आसान होगा और अत्यधिक शीघ्रता से होगा।
दूसरा आता है संगुणित आयनों का प्रभाव। तो संगुणित आयनों के प्रभाव की अगर हम बात करें, संगुणित आयनों का प्रभाव, संगुणित आयनों के प्रभाव की अगर हम बात करें तो एक ही धनायन के पास में यदि दूसरा धनायन संगुणित होता है, उसके पास में उपस्थित होता है, तो पौधों को उनकी प्राप्यता क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। यानी कि एक धनायन पाया जा रहा है, एक ताकतवर धनायन है, उसी के साथ में दूसरा दुर्बल धनायन है, तो जो दुर्बल धनायन है उसकी पौधे को जो उपलब्धता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आता है संगुणित आयनों का प्रभाव। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कैल्शियम का आधिक्य है, यानी कि कैल्शियम की मात्रा अधिक है कोलोइडी विलयन में मृदा सॉल्यूशन के अंतर्गत, तो जो पोटेशियम है, कैल्शियम के आधिक्य में कैल्शियम आयनों की मात्रा अधिक है और कैल्शियम के साथ में क्या पाया जा रहा है, पोटेशियम आयन अधिक पाया जा रहा है। तो पौधों को सबसे अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम प्राप्त होगा, पोटेशियम कम मात्रा में प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि पोटेशियम आयन अधिक है और पोटेशियम आयनों के साथ में दूसरा कोई जो धनायन है, दूसरे धनायन की बात करें, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो आयन की जो पौधों को प्राप्यता है वो पोटेशियम क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि दो सॉल्यूशन आपस में मृदा मूल रोमों के पास में पाए जा रहे हैं, कैल्शियम पाया जा रहा है, पोटेशियम पाया जा रहा है, तो कैल्शियम की उपस्थिति में पोटेशियम पौधों को कम मात्रा में प्राप्त होगा। इसी प्रकार पोटेशियम की उपस्थिति में मैग्नीशियम पौधों को कम मात्रा में प्राप्त होगा। तो संगुणित आयनों का प्रभाव समझ में आ गया। संगुणित आयनों के प्रभाव में हमने क्या पढ़ा, एक धनायन के पास में जो दूसरा धनायन है यदि संगुणित होता है, उसके पास पाया जाता है, तो वो दूसरे धनायनों को पौधों की जो उपलब्धता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। दोनों एग्जाम्पल पढ़ लिए हमने। तीसरे कारक की बात करें, कोलोइड के प्रकार के बाद, कोलोइड के प्रकार की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो कोलोइडी मिश्रिल होते हैं, यानी कि आयन होते हैं, उनकी जो विशेष पोषक तत्व हैं, विशेष पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे मृदा में से कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयनों का क्या करना है, हमें धनायन विनिमय करवाना है, आदान प्रदान करवाना है। और मृदा हमारे पास में क्या है, मांटमोरिलोनाइट मृदा है, तो मांटमोरिलोनाइट मृदा में कैल्शियम आयन बहुत ही अधिक टेंसिटी के साथ में, बहुत ही अधिशक्ति के साथ में क्या होता है, धारित होता है। तो यदि हमें मांटमोरिलोनाइट मृदा है, मांटमोरिलोनाइट मृदा में से क्या करना है, कैल्शियम आयनों को मुक्त कराना है, तो उसमें क्या करना है, चूना मिला करके उसकी जो धनायन जो प्रतिशत बेस संतृप्तता है, प्रतिशत बेस संतृप्ति, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा प्रतिशत बेस संतृप्ति ही आएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मांटमोरिलोनाइट मृदा में से क्या करना है, कैल्शियम आयनों को मुक्त करना है। तो कैल्शियम आयनों को मुक्त करने के लिए उसमें चूना मिला करके प्रतिशत बेस संतृप्ति कितनी कर लेनी चाहिए, 70 कर लेनी चाहिए। तब जा करके जो कैल्शियम आयन है वो मृदा में से क्या होंगे, मुक्त होकर के पौधों को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार जो केओलिनाइट है, केओलिनाइट की जो प्रतिशत बेस संतृप्तता है, कम प्रतिशत बेस संतृप्तता पर ही क्या कर देता है, कैल्शियम आयनों को मुक्त कर देता है। केओलिनाइट समूह है, ये कम प्रतिशत बेस संतृप्तता पर ही क्या कर देता है, कैल्शियम आयनों को रिलीज कर देता है, मुक्त कर देता है। तो ये थे हमारे पास में धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की जो प्राप्यता है, किन किन बातों पर निर्भर करती है, धनायनों की संतृप्ति पर निर्भर करती है। यदि मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक है तो तुलनात्मक जो विस्थापन होगा वो बहुत ही आसानी से होगा और शीघ्रता के साथ में होगा। दूसरे पॉइंट में क्या पढ़ा, संगुणित आयनों का प्रभाव। भाई एक धनायन के पास में यदि दूसरा धनायन उपस्थित है, संगुणित होता है, तो एक धनायन है वो दूसरे धनायन की प्राप्यता, पौधों को जो प्राप्यता है, उपलब्धता है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। एग्जाम्पल क्या पढ़े हमने, भाई कैल्शियम आयन है, ये पोटेशियम की उपलब्धता को कम कर देता है पौधों को। पोटेशियम आयन मैग्नीशियम की पौधों को उपलब्धता को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट था हमारे पास में
कोलोइड के प्रकार की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो मिसिल होते हैं उनकी कोलॉइडी जो क्षमता है, धनायनों को विनिमय करने की जो क्षमता है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे अगर हम बात करें मांटमोलिनाइट मृदा है, मांटमोलिनाइट मृदा में कैल्शियम पौधों को मुक्त करवाना है तो उसमें चूना मिला करके उसकी जो प्रतिशत बेस संतृप्त है वो क्या कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं, तब जा करके कैल्शियम आयन जो कोलोइडी सॉल्यूशन है उसमें से मुक्त होकर के पौधों को प्राप्त होते हैं। और केओलिनाइट जो समूह है, केओलिनाइट में से जो कैल्शियम आयन है वो कम प्रतिशत बेस संतृप्ति पर ही क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो ये थे हमारे पास में धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, समझ में आ गए होंगे, ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद में धनायन विनिमय तथा पौधों के पोषण के बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हम धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता के बारे में, और इसी के साथ में मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी प्रकार के जो वीडियो हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या फिर जो मैथ और बायोलॉजी वालों की जो केमिस्ट्री है उसके नोट्स फ्री में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जितनी भी सूचनाएं वो आसानी से प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।